दोस्तों, नियम और कानून का डंडा सिर्फ आम जनता पर या कहें कि आम मुसलमानों पर चलता है। एक तरफ नमाजें बंद है, नमाजों पर पाबंदी, मास्क बंद, सब कुछ बंद, और दूसरी तरफ वर्दी में संभल के सीओ साहब खुद धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर गाना गा रहे हैं। जब आप देखेंगे तो जरूर ये कहेंगे कि वाह रे धर्मनिरपेक्षता, क्या यही बराबरी है? क्या यही न्यू इंडिया है? खबर क्या है, मामला क्या है, आगे आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। बात करेंगे कि जो अमेरिका कल तक ईरान पर हमले की धमकी दे रहा था, वही अब बातचीत की मेज पर आने के लिए क्यों और कैसे तैयार हो गया है। अचानक से ये बदलाव क्यों? क्या अमेरिका को डर लग गया है या फिर ईरान की रणनीति काम कर गई है? इस पर भी बात करेंगे। दुनिया में जंग के नए खिलाड़ी उभर रहे हैं। ईरान का खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल, चीन में इस्लाम की तेजी से बढ़ती रफ्तार, तुर्की की सीरिया में एंट्री और यमन की ताकत बढ़ती जा रही है। वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर एक बार फिर से हमला हुआ है। इस्राएली सेटलर्स का कहर किस तरह फिलिस्तीनियों पर ईद के दिन भी बरस रहा है, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। एक एक खबर की डिटेल, हर एक खबर की डिटेल एक एक करके आपको दूंगी, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाइयों, बड़ों और बहनों से गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए वीडियो को, और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक देश और दो नियम की। जी हाँ, एक देश भारत, और यहाँ पर अलग अलग नियम, दो नियम, यानी कि एक ही इंसान, एक ही अपराध, एक ही गुनाह की अलग अलग सजा, दो नियम। अगर आप हिंदू हैं तो आपके लिए अलग नियम होगा, और अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए अलग नियम होगा। अगर कोई आम आदमी, खास तौर पर आम अल्पसंख्यक, धार्मिक जुलूस निकाले तो कहा जाएगा कि भाई दंगा फैलने का डर है। लेकिन अगर कोई सरकार समर्थित व्यक्ति धार्मिक कार्यक्रम करे तो कहा जाएगा कि संस्कृति की रक्षा हो रही है। कैसे भैया, कैसे ये संस्कृति की रक्षा है, कैसे ये उनका धर्म हो गया? मैं बात कर रही हूँ संभल के सीओ अनुज चौधरी की, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। भाई साहब वर्दी पहनकर, टीका लगाकर धार्मिक अनुष्ठान में भागीदारी निकालते हुए, जी हाँ, भागीदारी करते हुए, निभाते हुए वो धार्मिक गाना गा रहे हैं। किस तरह से, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए वीडियो। दोस्तों, जो वर्दी कानून और संविधान की रक्षा के लिए बनी थी, अब धार्मिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन रही है। अधिकारी टीका लगाकर भजन गा रहे हैं और अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आम मुस्लिम जनता के लिए क्या है? नमाज पर रोक है। सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो हल्ला हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। मांस बेचने पर पाबंदी है। धार्मिक आयोजनों में सख्ती है। यानी कि दोस्तों, नमाज में किस तरह की चीजें आप देख रहे हैं, रोड पर नमाज पढ़ने के लिए क्या क्या, ना पढ़ने के लिए क्या क्या जतन सरकार के द्वारा, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, आपके सामने है। किसी को त्योहार मनाने की खुली छूट है तो किसी को सामने मुंह पर मनाही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ये कर सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए था, या फिर सिर्फ वर्दी वालों के लिए ही छूट है, या फिर सिर्फ जो हिंदुत्ववादी हैं उनके लिए ही छूट है, सरकार के लिए काम करने वालों के लिए ही छूट है? क्या ये विकास है, या फिर लोकतंत्र के नाम पर एक नया खेल हो रहा है? अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक नया खेल खेला जा रहा है। आप किस पर क्या राय है, कमेंट में बताइएगा, और सच्चाई सब तक पहुंचे इसलिए शेयर भी करिएगा। अब अगली खबर पर आते हैं। मीडिया का काम होता है जनता को सच दिखाना, लेकिन ANI जैसी न्यूज एजेंसियां अब सच छुपाने और ध्यान भटकाने की फैक्ट्री बन गई हैं। जी हाँ, फैक्ट्री। शेयर बाजार गिर रहा है, IIT से नौकरी गायब हो रही है, हीरा उद्योग बर्बादी की कगार पर है, मगर ANI को सिर्फ वक्फ बिल पर ट्वीट करने से फुर्सत नहीं है। अरे भाई, ये न्यूज एजेंसी है या बीजेपी का प्रचार विभाग? आइए इस गोदी मीडिया के नए अवतार पर एक नजर डालते हैं कि ANI की रिपोर्टिंग जो है किस तरह से गिरती जा रही है, और असली खेल जो रिपोर्टिंग का है वो क्या है, ये आप देखिए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, एक खबर है, ट्वीट किया गया है INC न्यूज की तरफ से, जहां पर ये लिखा है कि वक्फ बिल पर ANI के ट्वीट 78 है। शेयर बाजार में गिरावट पर ANI के ट्वीट 0, शून्य। IIT में नौकरियों में गिरावट पर ANI के ट्वीट 0 यानी शून्य। हीरा उद्योग संकट पर AI के ट्वीट 0,
ये समाचार एजेंसी तो जी न्यूज, आज तक और इंडिया टीवी से भी बदतर है, ये इस ट्वीट में लिखा गया है। यानी जब बात सरकार की नाकामी दिखाने की हो तो एएनआई चुप हो जाता है, और जब बात धर्म की राजनीति करने की हो तो एएनआई सबसे आगे लाइन में अव्वल यानी फर्स्ट नंबर पर चला जाता है। अब सवाल ये है कि एएनआई जैसी एजेंसियां न्यूज रिपोर्टिंग कर रही हैं या फिर बीजेपी का चुनावी कैंपेन चला रही हैं। चुनाव से पहले वक्फ बिल को मुद्दा बनाया जा रहा है, बेरोजगारी, मंदी, आर्थिक संकट को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। जनता को असली मुद्दे से भटकाने का खेल जारी है। इन लोगों ने जनता को बेवकूफ समझ लिया है दोस्तों, जी हाँ, आपको बेवकूफ समझा है। लेकिन जनता ये जानती है कि मीडिया का काम सरकार से सवाल करना होता है, उसकी चमचागिरी करना नहीं। एएनआई ने अब जी न्यूज, आज तक और इंडिया टीवी को भी पीछे छोड़ दिया है, ये वाकई सच है। तो सवाल अब ये उठता है कि एएनआई को न्यूज एजेंसी कहा जाए या फिर बीजेपी का आईटी सेल। आपका क्या कहना है? क्या एएनआई सच में गोदी मीडिया 2.0 बन चुका है? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि खुद एएनआई को जवाब देना पड़ जाए इसका। अब अगली खबर पर आते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। 1 अप्रैल 2025 को ये वीडियो शेयर किया गया है। 2:01 पर वीडियो शेयर किया गया है। एक शख्स है जिन्होंने गाइड है एक जो इतिहास के बारे में जब टूर कराते हैं लोगों को, तो वहां पर लोगों को जानकारी देते हैं, बताते हैं वो किस तरह से अकबर का बखान कर रहा है। पहले आप वीडियो में देखिए जरा। ये जो देख रहे हैं आप, ये पिलर बने हुए हैं, ये टोटल 64 पिलर बने हुए हैं, मगर ये एक भी पिलर एक दूसरे के आगे नहीं छुपेंगे। ओके। क्यों? वो आपको दिखाता हूँ, आइए। अब आप ये पिलर देखिए, ये आपको एग्जैक्टली सारे पिलर नजर आएंगे। आप ये पिलर इसलिए ऐसे बनाए गए थे कि यहाँ पर जब अकबर बैठे, उनको एक एक आम जनता दिखनी चाहिए थी, एक भी आम जनता उनके नजरों से ना छुपे। और पहले कोई माइक वगैरह नहीं थे, देखिए आवाज गूंजती भी आम जनता तक जाती थी, मतलब दूर तक आवाज जाती थी। अकबर ही जो थे ना मुगलों में, जो सबसे कम हाइट के थे, वो इसलिए आम जनता के सामने नहीं आते थे। पहले गेट से दूसरा गेट मेरे को छोटा लग रहा है, तीसरा गेट और छोटा लग रहा है, चौथा गेट और छोटा लगेगा। ठीक है। और बताया जाता है कि ये चारों बराबर हैं। तो जैसा कि आप ये डिजाइन देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली एकदम सेंटर में नहीं। आप यहाँ खड़े होकर देखिए, ऐसा लगा आपको सारे पिलर एकदम सेंटर में बने। डिजाइन देख रहे हैं आप, हाँ। मगर ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं। आप थोड़ा इधर आइए, आप ये देखिए, आप ये सारे पिलरों का डिजाइन देख सकते हैं। आप ये देखिए, ये एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है जी। ये वीडियो जो आपने देखा, इस वीडियो को शेयर करने वाले शख्स ने लिखा है कि भगवा गमछा डाल के अकबर बादशाह की महानता का उद्देश्य देता हुआ एक कट्टर भक्त, पेट की भूख सब करवाती है। दोस्तों अब अगली खबर पर आते हैं। जब अल्लाह का नूर फैलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। चीन में इस्लाम के बढ़ते कदमों को देखकर दुनिया हैरान है। ईद की नमाज में उमड़ी भीड़ इस बात का सबूत है कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। पहले आप ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि चीन में इस्लाम की रफ्तार किस रफ्तार से फैल रहा है। देखिए वीडियो। تخيلوا ان هنا راه ماشي مكه، هنا راه كاين في الشينوا حاليا. تخيلوا ما شاء الله ما شاء الله شحال ديال الناس. السلام عليكم. شوفوا تبارك شو تبارك الله شحال ديال الناس صلاو صلاه العيد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. सोशल मीडिया पर चीन से आया ये ईद की नमाज का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हजारों मुसलमान मस्जिदों में इबादत के लिए जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। उस देश का ये वीडियो है जिसे इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। चीन में तेजी से इस्लाम फैल रहा है। ईद की नमाज का ये वीडियो है। वीडियो को शेयर करने वाले शख्स ने ये लिखा है और ऐसा कई जगह पर ईद मनाई गई माशाल्लाह, ये भी आगे ट्वीट में लिखा हुआ है। और दोस्तों हालांकि ये वीडियो कब का है ये नहीं पता, लेकिन 2 अप्रैल को ये वीडियो शेयर किया गया है, मतलब ईद का ही ये वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। क्या किसी को डर है कि इस्लाम की रोशनी दुनिया भर में फैल रही है? क्या ये चीन के भविष्य की राजनीति और समाज पर असर डालेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से फिलिस्तीनियों के खून से वेस्ट बैंक की जमीन लाल हो गई है। इस्राएली सेटलर्स ने सीधे गोलियां चलाई है, घर जलाए, और इस जुल्म में इस्राएली सेना भी उनके साथ खड़ी थी। अल जजीरा की एक खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया है कि दक्षिणी नब्लस में डूबा गांव में इस्राएली सेटलर्स ने एक बार फिर फिलिस्तीनियों पर हमला किया।
बंदूकधारी सेटलर्स गांव में घुसे और सीधे फिलिस्तीनी नागरिकों पर गोलियां बरसाई। सेटलर्स ने सिर्फ गोलीबारी ही नहीं की बल्कि फिलिस्तीनियों के घर और उनकी संपत्तियों को भी आग के हवाले कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि इस्राएली सैनिक इस हमले के दौरान सेटलर्स के साथ खड़े रहे और उन्हें सुरक्षा देते रहे। इस हमले में कम से कम 5 फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हुए हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इस गांव पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक वेस्ट बैंक में औसतन हर दिन 4 बार इस्राएली सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, ये जान लीजिए। दरअसल दोस्तों, फिलिस्तीनी ये मानते हैं कि इस्राएली सरकार की मदद से ही जो सेटलर्स हैं, जो वहां बसने वाले हैं, उन पर हमला करते हैं ताकि उन्हें उनके ही घर से जबरदस्ती निकाला जा सके बाहर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक इस्राएली सेटलर्स पूरी तरह अवैध हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव किसी से छिपा नहीं है। कुछ दिन पहले तक अमेरिका सैन्य कार्रवाई की बात कर रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस ईरान के साथ इनडायरेक्ट टॉक यानी कि परोक्ष बातचीत पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यकीन ना हो तो ये खबर देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर जो है। इसमें लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज वेबसाइट एक्सियोस, द व्हाइट हाउस इज सीरियसली कंसीडर इजराइल्स ऑफर्स ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स। यानी कि अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक व्हाइट हाउस ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता यानी कि इनडायरेक्ट टॉक की पेशकश पर गंभीरता से सोच रहा है, विचार कर रहा है। इस पूरे मामले में इराक की भूमिका भी अहम रही है। इराक ने अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर वो ईरान पर हमला करता है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर होगा। और अब नतीजा ये निकला है कि अमेरिका को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और अब वो हमले की जगह बातचीत करने की सोच रहा है। साफ है, इराक की चेतावनी के बाद अमेरिका के तेवर नरम पड़ गए हैं। हमले की जगह डायलॉग अब वो मारना चाहता है। उधर ईरान भी तैयार बैठा है। किसी भी वक्त ईरान से युद्ध संभव है। अमेरिका हमले की फिराक में है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अलर्ट मोड में है। बटन दबा और व्हाइट हाउस में होगा धमाका। जी हाँ, खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका और इस्राएल की जो धड़कनें हैं वो तेज हैं। शक्ल पर 12 बजे हुए हैं और नजरें ईरान की तरफ है। उनका फेस जो है, चेहरा वो ईरान की तरफ है, क्योंकि ईरान के मिसाइल साइलो जो है वो खुल चुके हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए किसी बुरी खबर, किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया है और ये मिसाइलें गुप्त अंडरग्राउंड शहरों से दागी जा सकती हैं। दोस्तों, अगर ईरान ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले ही चरम पर था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कभी भी जंग छिड़ सकती है। सिर्फ यही नहीं, ईरान का खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रम शहर सामने है। जी हाँ, ईरान ने दुनिया को चौंका दिया है। उसकी नई हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रम शहर लगभग 2000 किलोमीटर यानी कि 1240 मील तक मार कर सकता है। यानी ये कई देशों तक आसानी से पहुंच सकती है। इसकी स्पीड मैक 8 से मैक 16 तक है, यानी कि आवाज से भी, यानी ध्वनि की गति से भी कई गुना तेज। इतना ही नहीं, ये मिसाइल 1000 से 1800 या 1800 किलोमीटर का भारी वॉरहेड यानी कि विस्फोटक ले जा सकती हैं, जो बड़े टारगेट को बेहद सटीकता से मार सकता है। यानी ईरान अब अपने दुश्मनों को मिनटों में खतरनाक जवाब दे सकता है। हालांकि इस बीच एक और सवाल या कहें कि बहस छिड़ी हुई है, डिबेट छिड़ी हुई है। वो ये है दोस्तों, सवाल पर बहस है और वो सवाल ये है कि ईरान के पास 3000 से 4000 किलोमीटर की मिसाइलें क्यों नहीं है? क्या ये रणनीति का हिस्सा है ईरान की, या इसके पीछे कोई और वजह छुपी है? ईरान के खुर्रम शहर मिसाइल जैसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है ईरान ने, जो 2000 किलोमीटर से जो है वो दूरी तक मार कर सकती हैं। लेकिन 4000 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल जो है वो अभी तक क्यों नहीं बनाए गए हैं ईरान की तरफ से? ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को सीमित रख रहा है या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका का एक बड़ा मिलिट्री बेस है। खबरें आ रही है कि यहाँ से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर तैनात किए जा रहे हैं, जो भविष्य में किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। इस स्थिति में ईरान के पास क्या सुरक्षा उपाय है? फिलहाल ईरान के पास
शायद 136B ड्रोन है जो कम दूरी के हमलों में कारगर है, मगर क्या ये B-2 बॉम्बर्स को रोकने में सक्षम है या फिर ईरान को और ताकतवर मिसाइल बनाने की जरूरत है? अगर ईरान लंबी दूरी के मिसाइल बनाता है तो क्या इस पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं, यानी ईरान पर नए प्रतिबंध लग सकते हैं? क्या यही वजह है कि ईरान अभी तक 3000 से 4000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल से दूर है? क्या ईरान अपनी ताकत को सीमित कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा गेम छुपा है? कमेंट में अपनी राय इस पर जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ यमन और अमेरिका इस वक्त एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। प्रेस टीवी की एक खबर के अनुसार अमेरिका ने यमन के सना शहर पर 13 भारी बमबारी की है, जिसमें 1 नागरिक की मौत हो गई है और 12 घायल हो गए हैं। वहीं यमन के हत्यारों ने सोमवार को एक और अमेरिकी ड्रोन मार गिराया। यह 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिराया गया 16वां MQ-9 ड्रोन है, जिसे हौथियों ने टारगेट किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से निशाना लगाकर सटीकता के साथ अमेरिका के MQ को जो है वो नष्ट कर दिया गया, उड़ा दिया गया। इसके अलावा खबर ये भी है कि यमनी आर्मी ने पिछले साल 6 लाख सैनिकों को ट्रेनिंग दी है, जिससे उसकी सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इसका असर मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंसिंग पर जरूर पड़ेगा। इस बीच फारस की खाड़ी से 2 बड़े तेल टैंकों को जब्त होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये टैंक जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। इससे समुद्री व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है और इससे अमेरिका और पश्चिमी देशों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब तुर्की से आई खबर पर भी बात कर लेते हैं। तुर्की सीरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तुर्की ने सीरिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खबरें ये आ रही हैं कि तुर्की सीरिया के रियास T4 एयरबेस पर कब्जा कर वहां एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है, यानी प्लानिंग पर काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि तुर्की अब सीरिया में खुद की एयरफोर्स ऑपरेट कर सकता है, जो सीरिया के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक बेस पर कब्जा करने की बात नहीं है। तुर्की एक बड़ी रणनीति के तहत सीरिया में अपने नए एयरबेस बना सकता है और वहां की नई सेना को समर्थन दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की अब सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं रहा है, बल्कि सीरिया की राजनीति और सुरक्षा में बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि तुर्की के ये कदम सुरक्षा के लिए उठ रहे हैं या फिर इसका मकसद सीरिया में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना है? क्या यह सीरिया के भविष्य को बदलने वाला कदम साबित होगा? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखेगा। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। अभी तक वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है। ये फटाफट लाइक करिए और शेयर भी वीडियो को कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।